हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पांस ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं है जितना पहली क्लास के व्यू थे, उससे तो बहुत कम आए हैं सेकंड और थर्ड वीडियो पे। पर ठीक है, दोस्त लोग सब बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो तो करते हैं कंटिन्यू। लेकिन आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए है और उसी हिसाब से करेंगे। थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मेरे साथ आप याद कर पाओ, क्योंकि डीप है। इसमें धाराएं हैं, अध्याय हैं, चैप्टर होंगे, 7 चैप्टर होंगे, उसमें 39 धाराएं होगी। हाँ, जो डीएसएसबी के लिए हैं, जिनमें सिर्फ आरटी एक छोटे से टॉपिक के रूप में आता है, उनके लिए तो कम ही मटेरियल पढ़ना होता है। लेकिन हमारे क्या है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हमारे जो नॉर्मल जीएस के जो होते हैं ना फर्स्ट ग्रेड वालों के, उनके भी जीएस के अंदर जो एजुकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के, वहाँ भी आरटी एक्ट स्पेशल मेंशन किया हुआ है। तो उसमें भी डीप क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे नहीं लगता कि इस एक क्लास में हम कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन जितना होता है उतना करेंगे और पॉसिबिलिटी रहेगी कि कंप्लीट करें। और जो पीवाईक्यू है वो हम नेक्स्ट क्लास में करें, तो उसी हिसाब से हम शुरू करते हैं। और आप सब थोड़ा साथ में याद करने की कोशिश किया करो यार, और कमेंट भी किया करो। और कब निकाल लो 15-20 मिनट निकाल लो, टाइम निकाल लो। अपने लिए ही निकाल रहे हो, मेरे लिए नहीं निकाल रहे हो। मैंने तो पूरा दिन लगा के इस पीपीटी को तैयार किया, इस पर रिसर्च किए, इसके एक एक एक्ट को, एक एक धारा को मैंने अच्छे से देखा है, पढ़ा है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपका भी फ़ायदा हो। मैं सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठ के रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं बैठा कि रिकॉर्ड करके छोड़ दूँगा, कोई देखे तो देखे। मैं चाहता हूँ सब लोग देखें अपने एक साथ। तो आरटी एक्ट 2002 सबको पता ही है, नॉर्मल है कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनकी नामांकन स्कूल के अंदर नामांकन बढ़ावा देने के लिए हमने आरटी एक्ट लेके आए थे कि राइट टू एजुकेशन, कि बच्चों को फ्री में एजुकेशन दें, गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, प्राइवेट स्कूल में भी अगर जा रहे हैं तो एक निश्चित मात्रा में जो 25% है उसके हिसाब से उनको मुफ्त शिक्षा मिले, नामांकन बढ़े, प्रोग्रेस हो, साक्षरता दर बढ़े। इसी के लिए हमने ये एक्ट लेके आए थे, ठीक है। तो संवैधानिक पृष्ठभूमि यही है कि पहले तो पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आप देखो कि आर्टिकल 25 जो मूल संविधान को 10 वर्ष के भीतर शिक्षा का लक्ष्य रखा था, हमने आर्टिकल 45 के अंदर, आर्टिकल 45 पहले ये जो एजुकेशन थी ना वो डीपीएसपी का मैटर था, नीति निर्देशक तत्वों का। फिर आगे हम देखेंगे किस तरह इसको मूल अधिकार में भी लेके आए, किस तरह इसको मौलिक कर्तव्य में भी लेके आए, ठीक है। इसी तरह हम आगे धीरे धीरे इसको चेकआउट करते रहेंगे। ये आपकी पीपीटी कंप्लीट, इसमें एकदम परमानेंट मार्क करने से अच्छा है मैं इसका टेम्परेरी मार्कर यूज़ कर लूँ। हाँ, 1986 में सार्वभौमिक नामांकन पर जोर दिया गया, वही कि सब लोग स्कूल जाएं, स्कूल में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षाएं प्राप्त करें, उसी रिलेटेड था। और राममूर्ति समिति थी, उसने शिक्षा को मूल अधिकार बनाने की पहली आवाज़। ये कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और मिलान करने वाले में आ सकता है कि जो राममूर्ति समिति है, राममूर्ति समिति वो किससे रिलेटेड है। या फिर यहाँ पर 4 समिति दे देंगे और 4 समिति से एक समिति पूछेंगे कि मूल अधिकार जो डीपीएसपी में जो थी अपने एजुकेशन, उसको मूल अधिकार में लाने का श्रेय किसको जाता है या आवाज़ किसने उठाई थी, तो वो थे राममूर्ति, ठीक है। राममूर्ति जी थे जिनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी, राममूर्ति समिति, जिन्होंने मूल अधिकार को एक बड़ी आवाज़ के रूप में उठाया था। फिर 1986 में वही 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है। ये हमारी अब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी पड़ती है वो होती है 2020 वाली, ठीक है। इसको आप पेपर फर्स्ट के लिए आप पढ़ सकते हो। मैं तो नहीं कराऊंगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि पेपर फर्स्ट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत मटेरियल पड़ा है यूट्यूब पे, और इसका भी आपको मिल जाएगा, आरटी एक्ट भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ाई देता हूँ, पेपर सेकंड के अंदर पूछ सकते हैं इससे। तो 14 वर्ष के बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना, विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना, मतलब रुके रहे बच्चे, ऐसे नहीं कि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में घर बैठ गए, तीसरी क्लास में आ ही नहीं रहे, चौथी में फिर कम हो गए, ऐसे ना हो। शिक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं, ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं चलाएगी जिससे एजुकेशन क्वालिटी बढ़े, बच्चों का बच्चे मतलब प्रोत्साहित हों स्कूल आने के लिए, उनको अच्छा लगे, वो कभी भी ऐसे ना फील हो कि स्कूल एक बहुत बड़ा बोझ है।
इसी तरह एक इसी एक्ट से रिलेटेड था कि संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन का बाल अधिकार कन्वेंशन था 1989 का, जिसका जो आर्टिकल 28 था वो कहता था कि बालकों को शिक्षा के अधिकार के लिए निःशुल्क एजुकेशन देनी चाहिए। 1989 के अंदर ये उनका आधार था कि हमें जो एजुकेशन है वो फ्री में प्रोवाइड करवानी चाहिए। और भारत ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, 11 दिसंबर 1992 को हमने इसे साइन किए थे। आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन बाल अधिकार कन्वेंशन 1989 पर हमने किस वर्ष हस्ताक्षर किए, तो हम 1992 में किए। ठीक है, तो 1992 जो मैंने RCI बताया था, याद हो तो आपको, उसका भी ईयर 1992 था। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कन्वेंशन। इसके बाद आती है एक राम मूर्ति समिति आती है। अभी मैंने आपको एक ऊपर समिति बताई थी, कौन सी बताई थी, यही तो बताई थी ना, याद रखा करो। ठीक है, राम मूर्ति समिति, इसको थोड़ा और डिटेल में बताया इन्होंने। राम मूर्ति समिति 1990 में बनी थी, जो सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में सिफारिश की थी। उसमें क्या क्या बातें थी कि नामांकन बढ़ना चाहिए, स्कूल छोड़ने की दर में कमी आनी चाहिए, भौतिक पहुंच होनी चाहिए और उपलब्धता पर्याप्त स्कूल और शिक्षक होने चाहिए। ये बात बोली थी राम मूर्ति समिति 1990 में। ठीक है, 1990 में बोली गई थी राम मूर्ति समिति। याद करते रहना, साथ में बोलते रहना, लिखते रहना, जैसे भी हो आप याद करो, क्योंकि मैं आधे घंटे पौने घंटे में पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप भी याद करो। इसके बाद आ जाता है मोहनी जैनवाद, ये भी याद रखना, नाइक से क्रियता से रिलेटेड। मोहनी जैन नाम कर्नाटक विवाद था, जिसमें जो हमने जो मूल अधिकार माना था ना, जो राम मूर्ति जी ने बोला था कि इसको मौलिक अधिकार में काउंट करो, तो जो मोहनी जैनवाद थे उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 21 के अंदर इसको जीने के अधिकार में काउंट करना चाहिए। शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन संभव नहीं है, इस आधार पर उन्होंने बोला था। मोहनी जैनवाद ने, राम मूर्ति जी ने बोला मौलिक अधिकार होना चाहिए, मोहनी जैनवाद ने बोला था कि जो मौलिक अधिकार हो वो आर्टिकल 21 के अंदर जीने के अधिकार का हिस्सा होना चाहिए। ठीक, फिर आता है उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। ये भी एक अच्छा, मतलब वो कमेटी बैठी थी, अच्छा एक रिस्पॉन्स लेके आई थी। ठीक है, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, जिसने देश के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बताया था उसको। ठीक है, मतलब RTE की इस फैसले ने RTE की नींव रखी थी, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। अब मैंने 3 बताए आपको, 3 आप यहाँ पर रिकॉल करो मेरे साथ। पहले मैंने बताया राम मूर्ति। ठीक है, राम मूर्ति बताया 1990 में इन्होंने बोला था कि इसको मूल अधिकार बना दो। पहला ये बोला मैंने, मूल अधिकार बना दो। दूसरा आता है मोहिनी जैनवाद, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटकवाद आता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि आर्टिकल 21 के अंदर इसको प्राण जीने के अधिकार से, जीने के अधिकार का रखो। और उसके बाद आता है उन्नी कृष्णवाद। इन्होंने बोला था कि जो आर्टिकल 21 में आप डाल रहे हो वहाँ पर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क होनी चाहिए शिक्षा। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क। और RTE जो बोलती है, यही तो बोलती है कि 6 से 14 तक निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, तो यही बात उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश वालों ने बोला था, इस फैसले ने RTE की नींव रखी थी। ठीक है, आगे वो मैंने अभी बताया, मोहनी जैनवाद ने जीने के अधिकार के बारे में बताया, उन्नी कृष्ण ने 14 वर्ष तक मौलिक अधिकार। मैं ये PPT जो रिपीट हो रही है ना बार बार, जो इसमें कुछ है चीज़ें जो बार बार, जैसे मोहनी जैन ऊपर भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, ये आपकी रिवीजन के लिए दे रखा है मैंने। ठीक है, और इसके बाद एक सेकिया समिति थी और एक तपस मंजूमदार समिति थी। सेकिया समिति क्या बोलती है कि संविधान संशोधन कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की स्पष्ट सिफारिश की थी सेकिया। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने मिलेगा कि संविधान संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, तो सेकिया समिति ने की थी, मुहिम राम सेकिया। तपस मंजूमदार ने अनुमान लगाया था कि GDP का 6% खर्च करने की आवश्यकता है। तपस मंजूमदार ने ये बोला था कि GDP का 6% जब तक आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक वो इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, जो आप चाह रहे हो वो टारगेट नहीं हो सकता। तो अभी मेरे साथ याद करो कौन कौन सी हमने चीज़ें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा राम मूर्ति। ठीक है, उसने बोला कि मौलिक अधिकार होने चाहिए, मूल अधिकार होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा मोहनी जैनवाद, उसके बाद हमने पढ़ा उन्नी कृष्णवाद, अभी पढ़ा मुहिम राम सेकिया, फिर तपस मंजूमदार। ये ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर 86 संशोधन अधिनियम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2002 का,
उसमें बोला था कि आर्टिकल 21 के अंदर 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा, ये आपको तीनों आपको याद होंगे पॉलिटी में। मूल अधिकार में आर्टिकल 21A डाला है हमने। DPSP 45 पहले था, 45 में ही है, ठीक है। और इसमें DPSP में ना ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप थोड़ा गौर करना कि जो आर्टिकल 21 है वो बोलता है 21A कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 21। डिफरेंस सुनना, आर्टिकल 45 क्या बोलता है? आर्टिकल 45 बोलता है कि 0 से लेकर 6 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको ECCE मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ठीक है, मतलब जो प्री स्कूल के जो होते हैं ना बच्चे, जिनको प्री स्कूल में प्ले स्कूल बोलते हैं आजकल, उनमें एडमिशन दिलाते हैं, वो 0 से 6 साल, वो बोलते हैं DPSP। और आर्टिकल जो 51K है वो बोलता है अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि अभिभावक 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाए और उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाए। तो तीनों के अंदर यही डिफरेंस है। 21A बोलता है कि 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। 45 DPSP बोलता है 0 से 6 तक ECCA की देखभाल के अंडर काम होना चाहिए। और 51A बोलता है कि मूल अधिकारों के अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और अब ये फिर से मैं रिवीजन करने के लिए एक बनाया थोड़ा सा मेथड कि 1990 के अंदर राममूर्ति समिति, 1993 के अंदर उन्नीकृष्णवाद, 1997 में सेकिया और 2002 में 86वें संविधान संशोधन, ठीक है। और यहाँ पर ही मैंने एक और बताया था, यहाँ पर एक थी मोहिनी जैनवाद, ठीक है, मोहिनी जैनवाद था, फिर उन्नीकृष्ण था, फिर सेकिया समिति होगी, फिर एक यहाँ पर तप्स मंजूमदार था। ऐसे याद किया करो ताकि आपको भी याद रहे साथ साथ में, ठीक है। RT एक्ट की मुख्य बातें क्या होती है, की फैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा आगे चलेंगे। की फैक्ट ये कि 6 से 14 साल वर्ष तक बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी पॉलिसी चेंज है, उनको 6 से 18 वर्ष तक की दिया गया अधिकार और हमें मिला 6 से 14 तक का, ठीक है। और समिति मुहिम राम सेकिया समिति संशोधन की सिफारिश की थी, याद रखना। खर्च GDP का 6% तप्स मंजूमदार ने बोला था। और 1 अप्रैल 2010 से कंप्लीट भारत में ये लगी हुई है, ठीक है, लागू है 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से आगे जब आएगा ना राजस्थान राइट टू एजुकेशन 2012 है, 11 है, उसकी भी अलग डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत के अंदर लागू हो गया था RT एक्ट। अंतिम चेकलिस्ट फिर से आपको रिपीट करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, रिपीट होंगे, आपको याद रहेंगे, क्योंकि आप बार बार PPT को देखोगे तो, मेरी वॉइस सुनोगे तो भी आपको याद रहेंगे। आप बस सुनते रहो कि 21A में मौलिक अधिकार मैंने करवा दिया। 11वां कर्तव्य, जो 11 कर्तव्य है हमारे पास, 51A के अंदर अभिभावकों के तो उनकी जिम्मेवारी है। तप्स मंजूमदार ने GDP को 6% तक आंकलन, 1 अप्रैल 2010 तक अधिनियम लागू हुआ। ये कुछ बातें थी और ये क्विक रिवीजन हमने अभी किया, ठीक है, इतना सारा। अब देखो, अब 2002 में 3 परिवर्तन हुए। 2002 के अंदर 3 मेजर चेंजेस आए। वो क्या है, एक तो 21A में मौलिक अधिकारों में 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 45 में DPSP, 51 में माता का संरक्षण। अभी मैंने ऊपर करवाया, ये PPT रिपीट हो गई, मैं इसको डिलीट करवा दूंगा अगर ये ज़्यादा आपको लगे तो। अब है चैप्टर वाइज। अब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ कि हमारे पास है 7 चैप्टर है RT के, 39 धारा है और क्वेश्चन धारा और चैप्टर दोनों से बनते हैं। लास्ट में इसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे जो भी मैं करवाऊँगा PYQ, उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। आपको कम से कम मैं 50 क्वेश्चन RT एक्ट के डाल के दूंगा आपको ग्रुप में, 50 के क्वेश्चन आप सोल्व करना। हाँ, वो कुछ हमारे बनाए हुए, कुछ अदर कोचिंग के हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोचिंग चलानी। जहाँ से मटेरियल मैंने वहाँ से उठाओ, पढ़ो, बस ख़त्म करो कहानी, चैप्टर कंप्लीट करो। बस हमें याद रहना चाहिए, कहीं भी कभी भी पूछे तो कंप्लीट होना चाहिए बस चैप्टर। कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई कोचिंग से, हमें कॉपीराइट ना, तो मैं कोई किसी चैनल का कोई खुद का चैनल बना रहा हूँ, ना किसी और के कोचिंग का मटेरियल डालने मुझे कोई शर्म है। हमें अपना फ़ायदा होना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए बस। अध्यायवार पहले मैं बताता हूँ, इसमें 7 चैप्टर है, ठीक है। 7 चैप्टर आप याद कैसे करोगे कि चैप्टर कैसे शुरू होता है। चैप्टर पहली बात ये होता है कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं।
हम जब किसी स्कूल में जाते हैं तो हम वहाँ पे स्कूल ही होता है ना, प्राथमिक स्कूल होता है, माध्यमिक स्कूल होता है, उच्च माध्यमिक स्कूल होता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। हमारा काम जो आरटी एक्ट है वो प्राथमिक विद्यालयों से रिलेटेड है, तो पहला चैप्टर प्राथमिक विद्यालय को लेके चलेंगे। अब हम विद्यालय आ गए, अब हम प्राथमिक विद्यालय पहुँच गए। अब हम उस स्कूल में जाकर क्या करेंगे, हम अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंदर। आप पहले चैप्टर याद करना, धारा मैं अपने आप याद करवा दूंगा, आप बस याद करते रहना। पहले हम स्कूल जाएंगे, कौन से स्कूल जाएंगे, प्राथमिक स्कूल जाएंगे 1 से 5वीं तक वाले में। हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें मैं जा रहा हूँ और अपने भाई को लेके जा रहा हूँ, छोटा भाई है, उसको लेके एडमिशन करवा रहा हूँ। पहले मैं स्कूल में एंट्री किया, वहाँ पे मैंने प्राथमिक स्कूल का बोर्ड देखा, मैं प्राथमिक स्कूल में अंदर गया। अब मैंने उनको बोला कि इसका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत आरटी के तहत इसका एडमिशन ले लो। अब ये बात मैंने बोली उनको, एडमिशन ले लो। अब वो क्या हुआ, अब ये कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, अभिभावक बोल रहे हैं ना, मतलब अभिभावक बोल रहा है, सरकार की पॉलिसी है, तो ये मेरा कर्तव्य होगा। सरकार ने जो पॉलिसी लेके आई है बच्चों को पढ़ाने की, मेरा भाई मतलब कम पढ़ रहा है या मेरा भाई नहीं पढ़ रहा, तो मेरा कर्तव्य है ना मैं उसको एंट्री करवाऊँ। तो 3 के अंदर मैं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी एंट्री करवाऊँ। 4 में मैं स्कूल की देखूंगा, स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये 4 में करूँगा मैं काम। 5 में क्या करूँगा, 5 में मैं देखूंगा कि आप मेरे भाई को कौन कौन से चैप्टर पढ़ाओगे, मुझे सिलेबस तो बताओ ना। कहीं आप कुछ मतलब जो सिलेबस में रिलेटेड नहीं है, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, हैवी सिलेबस हो वो करवा रहे हो, तो वो नहीं करवा सकते ना। तो मुझे पहले सिलेबस दिखाओ, ठीक है, सिलेबस देखा, फिर क्या मतलब आप कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाओगे, बालों मतलब बच्चों के अधिकारों के लिए कौन कौन से आपके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनके संरक्षण में शामिल होंगे, उनके अधिकारों का संरक्षण करेंगे, ये बातें बताओ मुझे। और इसके अलावा मुझे कुछ अन्य बातें बताओ रूल रेगुलेशन से रिलेटेड कि आपके स्कूल में क्या क्या है। अब आप बस आंख बंद करके जो मैंने बात बोली वो सोचो। मैं गया, पहले गया हमारे पड़ोस के प्राथमिक स्कूल में, ठीक है। वहाँ पर मैंने जो स्कूल वालों ने पॉलिसी निकाल रखी है निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा, उसके तहत मैंने गया अंदर, एंट्री करवाई। एंट्री करवाने के बाद ये काम किसका है, ये मतलब किसका दायित्व है, अभिभावक का दायित्व है ना, कि मैं स्कूल में एडमिशन करवा रहा हूँ मैं अपने भाई का, अभिभावक का दायित्व। अब अभिभावक का दायित्व होने के बाद अब मैं बोलूँगा उनको कि विद्यालय के क्या क्या उत्तरदायित्व है, आप क्या क्या करवाओगे, विद्यालय उत्तरदायित्व तो बताओ ना। मतलब जैसे आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप बच्चे को मारोगे तो नहीं, या कैसी कैसी पनिशमेंट है, कैसा आप अप्लाई करोगे बच्चों पर, कैसे पढ़ाने की कोशिश करोगे, ये चीज़ें बताओ मुझे। 5 में क्या होगा, 5 में मुझे पाठ्यक्रम बताओ, आप कैसा पढ़ाओगे उनको, ये भी तो बताओ ना मुझे। पाठ्यक्रम बता दिया 5 में। अब 6 में पाठ्यक्रम देखा मैंने, अब मुझे बताओ अधिकारों का संरक्षण कैसे करोगे आप बच्चों के, ये तो बताओ, अधिकारों का संरक्षण कैसे करोगे। और 7 में मुझे रूल एंड रेगुलेशन बताओ कि इसमें कौन कौन सी रूल है। हो गया ना याद आराम से। मैंने अपने भाई का प्राथमिक स्कूल में एडमिशन करवाया, और मैं क्यों रटवा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि जो अभिभावकों का उत्तरदायित्व होता है वो कौन से अध्याय में होता है। तो पहले प्राथमिक स्कूल में गया मैं, दूसरे में मैंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का फ़ायदा उठाया, तीसरा ये मेरा कर्तव्य है, चौथा मैं स्कूल का उत्तरदायित्व पूछूंगा, 5वां मैं पाठ्यक्रम देखूंगा, 6ठा मैं उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे हो वो देखूंगा, 7वां रूल एंड रेगुलेशन देखूंगा। ये तो बात थी, ये हो गया, 7 अध्याय कंप्लीट याद हो गया आपको बिना किसी टेंशन के। अब चलते हैं आगे अपने, अब धाराएं हैं वो मैं आगे करवाऊंगा आपको, अच्छे से करवाऊंगा। तो यहाँ पे धारा 2 दी है, धारा 1 मैं बता देता हूँ आपको क्या है। धारा 1 में सिर्फ बातें लिखी है, संक्षिप्त वर्णन है थोड़ा सा आरटीई का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में परिभाषा है, वो इम्पोर्टेंट है, बस परिभाषा जरूरी होती है। तो धारा 1 आप टेंशन मत लेना, 2 पे चलते हैं। 2 में क्या है, 2 में है परिभाषा। मैंने भी क्या बताया, प्राथमिक स्कूल में गए हम। अब ये बात देखना आप थोड़ा सा, प्राथमिक काम हमारा सिर्फ 2 ही धाराएं करेगी, 1 और 2। 1 अपने को करनी नहीं है, 2 हमें याद करनी है। तो चैप्टर 1 हमने याद कर लिया। चैप्टर 1 की धारा 2 क्या बोलती है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक या बालिका हो, 1 से 8वीं तक उसमें एजुकेशन मिलेगी। कंप्लीट, चैप्टर 1 कंप्लीट है अपना। धारा 1 याद नहीं करनी, धारा 2 याद करनी है। धारा 2 में परिभाषा है, बालक 6 से 14 वर्ष की आयु तक का बालक या बालिका कोई भी हो, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक होगी, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब बालक और बालिकाओं में भी कुछ होते हैं ना, कुछ दुर्लभ वर्ग से आते हैं ये।
तो SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से कोई भी हो, या 2012 कहते हैं निःशक्त बालक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कम आय वाले अभिभावक भी शामिल होंगे, जिनमें राजस्थान के अंदर 2.5 लाख से कम जिनकी एनुअल इनकम है, उनसे कम आय के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। धारा 2 क्या कहती है कि स्कूल का नियंत्रण आधार पर केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत आदि, और वह व्यक्ति जिसकी देखरेख में बालक रहता है वो संरक्षक होगा। और ये जो शासन और प्राधिकारी NCPECR, राष्ट्रीय बालक संरक्षण अधिकार आयोग। अब कोई भी प्रवेश लेने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के आप टेस्ट नहीं ले सकते, किसी भी प्रकार का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, और उस बेस पर आप उसको उस बेस पर आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि प्रवेश नहीं दे सकते, इस आधार पर आप नहीं उसको निकाल सकते। और प्रति व्यक्ति से कोई भी फीस नहीं ले सकते आप, आप एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते। आप बोल दो कि मुझे गेम्स की फ़ीस हमें जमा करवाओ, ये करवाओ, वो कराओ, ट्यूशन फीस कराओ, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, बिल्कुल फ्री पड़ेगा आपका बच्चा, ठीक है। और कौन कौन से विद्यालय आते हैं इसके अंदर, 2N है ना, तो धारा 2N ये बताते हैं स्कूल कौन से आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल हमें पता है, गवर्नमेंट स्कूल आते हैं। प्राइवेट स्कूल में कौन से, अनुदान और वित्तीय सहायता प्राप्त, एक तो होते हैं जिनको वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से मिलती है, वो स्कूल आएंगे। एक आते हैं विशेष श्रेणी, जैसे KVS हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इनमें भी 25% आप एंट्री ले सकते हो। और निजी स्कूल जिनमें सहायता प्राप्त नहीं होती लेकिन निजी स्कूल होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण नोट क्या है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया RT 2009 के एक्ट में। सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक का उल्लेख है, केवल प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 तक। यह अधिनियम मदरसों और वैदिक पाठशालाओं पर लागू नहीं होता, ठीक है। धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशन मिशनरी जो भी चलते हैं उन पे ये लागू नहीं होता रूल। धारा 4, अब देखो 3, अभी मैंने क्या बताया आपको, अध्याय 2 में क्या था मुझे बताना, अनिवार्य शिक्षा थी ना, अनिवार्य शिक्षा की बात थी। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3, 4, 5 ये तीन किस में है, इसमें चैप्टर 2 में। 3 में क्या बोलता है, 3 में अनिवार्य शिक्षा की बात है बस, इसलिए इसको याद करने कोई दिक्कत नहीं है। अनिवार्य शिक्षा हमने ऊपर ही देख ली, बहुत बार देख ली। 4 में इसके प्रवेश से रिलेटेड बात है, और 5 में इसके ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात है, ठीक है। तो हम 4 देखेंगे प्रवेश से रिलेटेड, क्योंकि आर्टिकल वही याद करें ना जो हमें याद नहीं हो सकते, जो याद हो सकते हैं उनको तो फटाफट निकालेंगे। धारा 4 का क्या हाल है, तो धारा 4 के साथ करते हैं कुछ देर बातें कि धारा 2012 धारा 4 जोड़ी गई। उसमें जो RT एक्ट होते हैं, आर्टिकल 29 और 30 किस लिए होते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए होते हैं। और दिव्यांग बच्चों को असुविधाग्रस्त समूह की परिभाषा में स्पष्ट रूप से जोड़ा गया। इस टाइप के कुछ धारा 4 में प्रावधान थे। ये देखो RT एक्ट 2000 अध्याय 4 किससे संबंधित है, आ गया ना डायरेक्ट प्रश्न। अध्याय 4 किससे संबंधित है, अध्याय 4 विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से। देखो विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से। अब मुझे आप 3 भी बता दो, 3 अभिभावकों से रिलेटेड है, 4 बता ही दिया, 5 आप देख लेना पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगा। सारे याद होने चाहिए आपको। प्रारंभिक शिक्षा में कौन सी शिक्षा शामिल है, 1 से 8 तक हो रहे ना याद, साथ साथ बस चलते जाओ, थोड़ा हौसला रखो यार, ऐसा क्या। ये लो चैप्टर 2 ऊपर मैंने थोड़ा आपको मेजर बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी आप देख लेना 3 से 5 तक है इसमें, 3, 4, 5। 3 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बहुत बार पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ोगे बोर भी हो जाओगे, लेकिन बस इतना याद रखना 6 से 14 तक हमें बालकों की शिक्षा पूरी होने तक कोई भी शुल्क नहीं देना है। और बच्चा चाहे तो अपने ज़रूरी नहीं अपने नज़दीकी स्कूल, बच्चा अपने नज़दीकी स्कूल में पूर्ण अधिकार है, लेकिन अगर वो चाहे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना तो वो ले सकता है। ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और नेबरहुड वाली बातें हैं ना, ये कोठारी आयोग की सिफारिश पर है। बालक किसी भी स्कूल को चुनने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी ऐसा शुल्क नहीं लिया जाएगा जो शिक्षा में बाधा डाले, ठीक है। धारा 3 होगी। धारा 3 में जो आएगी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड और विकलांग, उनमें बालक भी इसमें पसंदीदा होंगे। उनमें 6 से 18 साल तक की प्रोसेस होती है, 2012 के अंदर जोड़ा गया। ये शिक्षा पूरी होने पर पूर्ण सहयोग का अधिकार होगा, ठीक है। धारा 4 एक बात कहती है कि जो बच्चे प्रवेश करेंगे उनके लिए क्या क्या पॉलिसी होगी। तो प्रवेश का आधार क्या रहेगा, कौन से साल के बच्चे को एंट्री दोगे, वो तो पता होना चाहिए ना। अगर बच्चा 6 साल का है, आप बात नोट करना कि बच्चा 6 साल का है, उसको पहली क्लास में डालेंगे। हमारा राइट टू एजुकेशन यही बोलता है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को देना एजुकेशन। तो वही बात हुई ना कि 6 वाले को अगर एडमिशन दे रहे हो तो कौन सी क्लास में होगा, पहली में होगा। तो 7 वाला दूसरी क्लास में, 8 वाला तीसरी के अंदर, 9 वाला चौथी के अंदर, और 10 वाला
5वीं के अंदर। अब बस इतना याद रखना, बच्चा 5 साल का हो गया है, 5 साल उसने पूरे कर लिए, अब उसको स्कूल भेजेंगे। मतलब छठे साल जब वो 6 ईयर ओल्ड होगा उसको हम स्कूल में एंट्री करवाने, मतलब पहली में, 7वीं में, 7 साल का दूसरी में हो जाएगा, 8 साल का तीसरी में हो जाएगा, 9 साल का 10वीं में, 9 साल का चौथी में हो जाएगा, और 10 साल का 5वीं में हो जाएगा, और 12 साल का 7वां। ये ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। और प्रवेश आयु के आधार पर होगा ताकि बालक का शैक्षणिक स्तर उसके उम्र के हिसाब से हो। इसमें आगे भी प्रावधान आएंगे कि कोई बच्चा अगर सीधा 10 साल का आ गया तो उसको कौन सी क्लास में डालें, सीधा 8 साल का आ गया तो कौन सी क्लास में डालें, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये देखो, आयु के अनुसार प्रवेश मिलने पर विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है। अवधि 3 माह RCET के तहत अनुमोदित किया गया और 2 वर्ष तक विस्तारित हो सकती है। इसमें वही है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है कि प्रवेश मिलने पर जो विशेष प्रशिक्षण का अधिकार है वो न्यूनतम 3 माह का होता है, मैक्सिमम 2 साल का होता है। और धारा 4 में जो निजी स्कूल होते हैं ना, उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, वे केवल सरकारी सहायता प्राप्त कर स्कूलों पर लागू होते हैं। क्या मतलब क्या समझो इसका, समझ रहे हो कि जो धारा 4 बोलती है कि प्रवेश करने का आधार इतने साल का, इतने में डालेंगे, तो निजी स्कूलों पे लागू नहीं होता। वो 5 साल को अगर पहली क्लास में एंट्री करवा रहे हैं तो करवा सकते हैं, डोंट वरी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आते TC से अधिकार, धारा 5 TC से रिलेटेड। TC क्या बोलती है कि बच्चा कभी भी अपने स्कूल को एक क्लास कंप्लीट करने के बाद दूसरी क्लास में दूसरे स्कूल में जा सकता है। स्थानांतरण प्रधानाध्यापक को तुरंत जारी करना होगा अगर अन्य स्कूल में जाना चाहे। विलंबित होने पर प्रधानाध्यापक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। TC की अनुपस्थिति में प्रवेश को रोका नहीं जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास TC नहीं है तो आप उसका ये आधार नहीं होना चाहिए कि इसके पास TC नहीं है तो हम इसको एंट्री नहीं देंगे। बिना TC के भी आपको एडमिशन लेना पड़ सकता है और लिया जाएगा, ठीक है। ये हुए 2 अध्याय। ये आ गए हमारे अध्याय। अब मुझे एक क्विक रिवीजन बता दो, आधे घंटे की क्लास हो गई और मैं इससे बड़ी क्लास नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस का इशू रहता है। तो हम अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। आप मुझे फटाफट से करवा दो जो मैंने करवाया है। अब मैं फटाफट करवाऊंगा, आप बस मेरे साथ सुनते जाना उस चीज़ को। मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है, लेकिन ठीक है, जल्दी करेंगे तो जल्दी होगा। पहली बात, RT एक्ट 2009 का है, 10 अप्रैल, साथ साथ में लिखते हैं ना, फ़ायदा में रहेंगे, कि पूरे देश में 10 सॉरी 1 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। पूरे देश में 10 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। इसमें कुछ समितियां थी, कुछ वाद, कुछ केस भी थे, ठीक है। यहाँ पर करते हैं। पहला हमने राम मूर्ति केस देखा, जिसने कौन सी बात बोली, अधिकार से रिलेटेड बात बोली, मूल अधिकार को मतलब RT को मूल अधिकार बना दो। फिर हमने दूसरी कौन सी, मोहनी जैनवाद देखा। मोहनी जैनवाद क्या बोला कि आर्टिकल 21 में डाल दो, ठीक है, जीने का अधिकार है ये। फिर बाद हमने देखा उन्नी कृष्ण देखा। उन्नी कृष्ण क्या बोलता है कि उन्नी कृष्ण ने क्या बोला, बताओ, याद है किसी को? बताओ जल्दी बताओ, खुद भूल रहा हूँ अब। और कोचिंग की तरह तो सामने स्क्रीन है नहीं कि मैं देख के बता दूँ। उन्नी कृष्ण, फिर एक है सेतिया, एक है एक कौन सी थी, सेतिया, तप्स मंजूमदार, ठीक है। और जो सेतिया थी ना, इसने ही आर्टिकल 21 RT की नींव रखी थी और इसने बोला था GDP का 6% होना चाहिए। अब मुझे एक याद नहीं है, वो आप देख कर बताओगे मुझे। उन्नी कृष्ण ने क्या बोला था, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भूल गया थोड़ा सा क्योंकि पढ़ाते दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, क्या करें। उन्नी कृष्ण 14 वर्ष तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार, ठीक है। ओके सॉरी भूल गया मैं खुद ही, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट इसमें, ये मैंने बता दिया ना, हाँ, तो मैंने बता दिया। अब इसमें 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा देना, ठीक है। अब इसमें चैप्टर बता दो, 7 चैप्टर बताए मैंने, 39 धाराएं हैं, 7 चैप्टर मुझे फटाफट बता दो, फटाफट। ये लो 7 चैप्टर। पहला, प्राथमिक स्कूल में जाऊंगा मैं, प्राथमिक स्कूल की धारा भी साथ साथ बता दो, धारा 1 और 2। फिर मैं जाऊंगा उच्च प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा लेने,
निःशुल्क शिक्षा लेने जाऊँगा वहाँ कौन सी धारा, 3 कराई, 4 कराई, 5 कराई। फिर मैं कल कराऊँगा पेरेंट्स का उत्तरदायित्व, अभिभावक का उत्तरदायित्व, ठीक है। फिर मैं उसके बाद आता है विद्यालय का उत्तरदायित्व, विद्यालय उत्तरदायित्व। ये जो होगा ये होगा 6 से लेकर 11 तक, ये होगा 12 से लेकर 28 तक। और फिर आएगा विभाग उत्तरदायित्व, विद्यालय उत्तरदायित्व। फिर क्या बताया मैंने, पाठ्यक्रम बताया, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि अधिकार संरक्षण के बारे में बताओ, और फिर मैंने बोला रूल रेगुलेशन बताओ। ये हमने 7 चैप्टर में 2 कंप्लीट किए, और तीसरा और चौथा बड़ा है, और 5वें 6ठे 7वें बहुत ईजी है, वो कर लेंगे अपने, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज आधे घंटे की क्लास हो गई। आप प्लीज़ रिवाइज़ करना, धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, धारा 3 में क्या है, धारा 4, धारा 5 तक कर लिए हमने। तो प्लीज़ 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 धारा 5 तक आप कंप्लीट याद करना, ठीक है। MCQ में डाल दूंगा इसका ग्रुप में, और PDF भी मैं कंप्लीट कराने के बाद डाल दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स 10 व्यू, 20 व्यू, 40 व्यू जितने आ रहे हैं ठीक है। काम आए ना आए, पर मैंने जितना अपना दे सकता था टाइम उतना दिया है। अभी रात के 1:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, अभी हो सकता है अभी अपलोड करूँ या सुबह अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।